नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी और ये पीटी स्पेशल है और भूगोल या ज्योग्राफी के अंतर्गत हम जो देख रहे हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है। लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ल्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है जिसके अंतर्गत हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ रीच एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, आरपीएससी, जीपीएससी, पीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए यूपीएससी परीक्षाओं, एसएससी परीक्षाओं, यूपीएससी परीक्षाओं, साथ ही यह देखें जो भूगोल है विषय वाइज शिक्षक भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इसको बेस्ड ऑन माइंड मैप्स के आधारित इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन करने से पूर्व इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण वीडियो अब तक बनाए जा चुके हैं उसको देखें। पूर्व का वीडियो बनाया जा चुका है बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित, वो इतिहास पर बनाया जा चुका है। इतिहास में इंडियन हिस्ट्री की जो तीनों पार्ट हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो है पीटी स्पेशल जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उस पर यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा पुनर्परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जो वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप इंडेक्स का आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत पर आधारित जो भी यहाँ टॉपिक है सारे टॉपिक लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत पर भी जो यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाएंगे सारे टॉपिक को महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आधुनिक भारत पर भी आधारित जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। यानी कहने का आशय हुआ कि बेस्ड ऑन माइंड मैप में जो हिस्ट्री का था ये सारे लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज का जो लेक्चर है वो ज्योग्राफी है, इसी तरह से आधारित जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है हम ज्योग्राफी को देख रहे हैं। तो ये सारे लेक्चर बनाकर पूर्व के लेक्चर में अपलोड कर दिए गए, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चल रहे हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में देखें इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें जो पूर्व के लेक्चर में आज का इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें यह जो है पूर्व के लेक्चर में जो इसका इंडेक्स का पूर्वावलोकन करें तो यहाँ पर दिखाया गया इंडेक्स से इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो 11 महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए, यानी 11 महत्वपूर्ण टॉपिक में देखें तो जो प्रथम 9 टॉपिक है इस पर जो लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे लेक्चर आप देख सकते हैं इस चैनल पर जाकर के। इसके बाद देखें भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी है, इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाए चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगे बहुत जल्द। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर देखते रहें, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम के लिए ये सिलेबस के माध्यम से ये नोट्स है। और एसपीएससी में जैसे अपर पीटी एग्जाम के लिए भी ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यह नोट्स बनाया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि जो पूर्व का लेक्चर बनाया जा चुका है उसको देख लें तो जो ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर देंगे उसको एक दृष्टि यानी गहन दृष्टि के रूप में इसको आप एक बार पुनः देख लें, इस नोट्स को जो कि इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। सारे जो नोट्स हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है, ये महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर जो है इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। हालांकि इसमें जो है वीडियो को रोचक बनाने के लिए और जो परीक्षा के पीवाईक्यू बेस्ड यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो क्वेश्चन इनपुट करके इसको और रोचक और विस्तृत बना दिया गया है। यानी संक्षिप्त नोट तो है ही अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लेकिन इसको जानकारी के जो भी सिलेबस पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसको इसमें शामिल करते हुए इस लेक्चर को अति रोचक बना दिया गया है। यानी यह सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे बाहर सिलेबस के प्रश्न पूछने की संभावना नगण्य हो जाती है, इसलिए आप इस लेक्चर को देख करके अपनी तैयारी को ज़्यादा सार्थक और सशक्त बना सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है इस लेक्चर के आधार पर। तो ये सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में उपलब्ध करा दी गई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं, अर्थात इस चैनल पर जाकर के यानी चैनल को सर्च करके आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में उपलब्ध करा दी गई है, तो आप एक नज़र गहन दृष्टि के रूप में ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। तो आज जो लेक्चर आधारित है उस पर देखते हैं, यानी ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। तो आज का लेक्चर देखते हैं, जहाँ से शुरू होता है वह आपका जो है यानी महाद्वीपों के बारे में पूर्व का लेक्चर हमने जानकारी दे दी है। तो महाद्वीप के बाद जो अगला होगा इन 10वीं टॉपिक जो आधारित है वह है आपका 10वीं टॉपिक जो होगी वह इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी विश्व का आर्थिक भूगोल है। विश्व के आर्थिक भूगोल को यानी चर्चा करने से पूर्व इसके भी नोट्स को देख लेते हैं एक बार सरसरी निगाह से, यानी गहन दृष्टि के तहत एक नज़र इस पर आप डाल सकते हैं कि ये नोट्स इसमें दिए गए हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है उसको भी इनपुट करते हुए इसको अति उपयोगी बना दिया जा रहा है। तो यह देख सकते हैं जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी उसके अंतर्गत ये नोट्स में। इसके बाद जो आएगा मानव भूगोल होगा, मानव भूगोल को भी आप यहाँ देख सकते हैं, यानी अंतिम ये टॉपिक होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद भारत भूगोल होगा, भारत का भूगोल अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। इन दोनों ही जो टॉपिक है इस वर्तमान लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया जाएगा, यानी इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी जो इस लेक्चर में आधारित होगा। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करेंगे जो कि एग्जाम टेस्ट होने से वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसको शुरू करते हैं जल्दी से, यानी इसमें कोई अदर इनपुट यदि पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा इन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन वहाँ अपडेट कर दिया जाएगा इसको, और जो भी नोट्स में उपलब्ध है उसी आधार पर इसमें चलते हैं। तो विश्व आर्थिक भूगोल को इसमें देखें तो आर्थिक व्यवसायों की रूपरेखा को समझ लेते हैं पहले इसमें।
तो इसमें देखें मानव अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न स्थानों पर घूमकर करता था, जिसमें भोजन का एकत्रीकरण एवं वन्य जीवों की आखिर मुख्य आर्थिक विकास था। ये मानव का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है उस पर आधारित ये नोट्स में दिया है। इस पर हम जो है इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का अवलोकन करते समय हमने मानव के विकास गाथा के क्रम में ये समझ लिया है, यानी हिस्ट्री के अंतर्गत जो एंशिएंट हिस्ट्री उसमें हमने जानकारी पूर्व में ली है। तो वर्तमान में यानी ये जो था यह प्रीवियस या पूर्व में जो मनुष्य या मानव का क्या जीवन था, लेकिन यहाँ प्रेजेंट में देखें तो वर्तमान में मानव अपने जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता। इन व्यवसायों को मुख्यतः 5 श्रेणियों या वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी इसकी कितनी श्रेणियां हैं, यानी कितनी क्लास है, 5 श्रेणियां विभाजित किया गया, क्लासिफिकेशन इसका है। यानी 5 इसमें देख सकते हैं। पहले से हम बारी बारी से लेकर चलते हैं। पहला देखें तो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, यानी कह सकते हैं कि इन व्यवसायों को मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांटा गया। तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक व्यवसाय क्या है मनुष्य का, एकत्रीकरण आखेट, प्रारंभिक मछली आखेट, वनों का काटना, पशुचारण, आदिम कृषि आदि सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें संलग्न लोग लाल कॉलर, रेड कॉलर कहलाते हैं। यानी रेड कॉलर जो है किससे संबंधित है, तो प्राथमिक व्यवसाय से है। और यह हिस्ट्रिकल जो है कह सकते हैं व्यवसाय है मनुष्य का, यानी प्राथमिक व्यवसाय जो है, प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है मानव का, वह रेड कॉलर जो व्यवसाय था। और इसमें जो है ये सारी जानकारी है, इसको हिस्ट्रिकल रूप में हमने समझ लिया है, इसलिए यहाँ पर इसको विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। इसका द्वितीय व्यवसाय देखते हैं, यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या व्यवसाय क्या मानव का है। तो इसमें विनिर्माण, विकसित खनन, विशेषीकृत कृषि, विशेषीकृत पशुपालन तथा विकसित मछली आखेट सम्मिलित किए जाते हैं। इन क्रियाओं में संलग्न लोग नीला कॉलर यानी ब्लू कॉलर है, यह द्वितीय व्यवसाय संबंधित है। यानी सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन मानव का रहा है वहाँ ब्लू कॉलर का जो ऑक्यूपेशन अपनाया था। पहला क्या था, रेड कॉलर था। तीसरा व्यवसाय देखते हैं, तृतीय चरण इसमें देखें। तीसरा व्यवसाय मानव क्या था, इसमें उसने परिवहन को लाया था। व्यापार, बैंकिंग, संचार, मनोरंजन, विभिन्न सेवाएं सम्मिलित किए जाते हैं। इस वर्ग में संलग्न कारागार को गुलाबी कॉलर यानी पिंक कॉलर जो है ये तृतीय व्यवसाय या थर्ड जो ऑक्यूपेशन से मानव से संबंधित है। और इसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है ये देख सकते हैं। चतुर्थ व्यवसाय देखें, यानी फोर्थ ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन देखें, तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी IT शामिल हो जाती है, शोध अनुसंधान हो जाते हैं, प्रबंधन, सुरक्षा, उच्च सेवाएं, प्रशासन, शिक्षा, नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्मिलित किए जाते हैं। इस वर्ग में संलग्न व्यक्ति सफेद कॉलर यानी व्हाइट कॉलर जो है फोर्थ ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन से संबंधित है। और इसका जो संलग्न व्यक्ति थे ये व्हाइट कॉलर कहलाते हैं। इसके बाद आखिरी देखें जो पंचम व्यवसाय यानी फिफ्थ ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन देखें, तो विशिष्ट प्रकार की सेवा में समर्पित व्यक्ति, विशिष्ट प्रकार की सेवा स्पेसिफिक सर्विसेज में आ जाता है। तो इसमें समर्पित जैसे अनुसंधानकर्ता, वित्तीय सलाहकार या उच्च कोटि के परामर्शदाता आदि आते हैं। इस वर्ग में सम्मिलित व्यक्ति स्वर्ण कॉलर यानी गोल्डन कॉलर कहलाते हैं। ऐसा हुआ कि वर्तमान में मानव अपने जीवनोपार्जन हेतु विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संपन्न कर इन व्यवसायों को मुख्यतः 4 श्रेणियों या वर्गों में बांटा गया है। यानी यह देखें तो 5 श्रेणियां आर्थिक मानव की हैं व्यवसाय की, और 5 वर्तमान में शामिल है। यानी प्राथमिक जो व्यवसाय है वो प्राचीन काल से चला आ रहा व्यवसाय है, जिसमें ये करने वाले यानी इसमें संलग्न लोग जो हैं, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न लोग जो हैं ये रेड कॉलर कहलाते हैं। और इनके कार्य क्या है देख सकते हैं। द्वितीय व्यवसाय में जो कार्य करते हैं उनको, यानी इसमें संलग्न द्वितीय व्यवसाय में जो संलग्न लोग नीला कॉलर करते हैं, और इससे संबंधित जो कार्य करते हैं ये देख सकते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट ये हो गया है। इसके बाद तृतीय व्यवसाय देखें तो इसके संबंधित यह व्यवसाय करते हैं, और इससे संलग्न व्यक्ति जो होते हैं गुलाबी कॉलर वाले कहलाते हैं। और चतुर्थ व्यवसाय देखें जो करते हैं उसके अंतर्गत यह व्यवसाय इनका है, और इससे संलग्न व्यक्ति जो व्हाइट कलर कहलाते हैं। और आखिरी में 5वां देखें तो 5वां जो एक गोल्डन कॉलर कहलाते हैं, और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं 5वीं तरह के व्यवसाय जो करने वाले व्यक्ति इसमें अनुसंधान करता आते हैं, वित्तीय सलाहकार उच्च कोटि के परामर्श आदि आते हैं। या यूं कहें कि जो पंचम व्यवसाय ये हाई पेड है, यानी उच्च इसमें पेमेंट किया जाता है, यानी ज़्यादा जो देखें इनकम है। इसमें अनुसंधान करता जो इन्वेंशन करने वाले, डिस्कवरी करने वाले, और जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उच्च कोटि के परामर्शदाता, इनकी जो सैलरी है वो हाई क्वालिटी की होती है, यानी काफ़ी उच्च होती है अपेक्षा इन लोगों के। यानी इसमें देख सकते हैं कि जो यह है व्यावसायिक रूप से देखें तो ज़्यादा संपन्नता है वह पंचम वर्ग में, क्रमशः 1 से लेकर के हम जाएंगे तो हर एक वर्ग जो है वह दूसरे से श्रेष्ठ होता जाएगा वित्तीय रूप में, यानी सशक्त रूप में, आर्थिक रूप में संपन्नता के रूप में। ये रेड कॉलर वाले से ज़्यादा संपन्न नीला कॉलर वाला होगा, नीला कॉलर से ज़्यादा संपन्न जो गुलाबी कॉलर वाला होगा, गुलाबी कॉलर से ज़्यादा संपन्न जो होगा और चतुर्थ वाला होगा, यानी इसमें व्हाइट कॉलर होगा, और सबसे संपन्न इसमें स्वर्ण कॉलर वाला व्यक्ति हाई पेमेंट वाला व्यक्ति होगा, यानी वित्तीय रूप से ये ज़्यादा सशक्त होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आदिम संग्रहण को देखते हैं, यानी प्रिमिटिव गैदरिंग ये क्या है। तो इसमें देखें यह मानव का सर्वाधिक प्राचीन एवं प्राथमिक व्यवसाय है, यानी सर्वाधिक प्राचीन और प्राथमिक व्यवसाय क्या, आदिम संग्रहण प्रिमिटिव गैदरिंग है। विश्व के निम्न क्षेत्रों में यह कार्य विभिन्न जनजातियों द्वारा किया जाता है।
यानी इसमें जो शेड्यूल ट्राइब हैं विश्व में वो इनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। आदिम संग्रहण इसमें देखें तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों के अंतर्गत मलाया प्रायद्वीप, यानी भूमध्य रेखीय प्रदेशों के अंतर्गत कौन सा है, मलाया प्रायद्वीप में मांग और सफाई एवं अमेजन बेसिन में बोरो जनजातियां जो एक काम करती हैं। अफ्रीका में कालाहारी अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र की बुशमैन जनजातियां जो है वह ये आदिम कार्य करती हैं, आदिम संग्रहण का कार्य करती हैं। इसके बाद आखिर देखें हंटिंग में, ये वर्तमान जो स्वरूप है उसके आधार पर ये आज भी मौजूद है कि ये आदिम संग्रहण जो कि मानव का प्राचीन और प्राथमिक व्यवसाय है। तो विश्व में कहाँ पर, बोरो जनजातियां अमेजन बेसिन में है और बुशमैन जनजाति जो है अफ्रीकन कालाहारी जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती हैं वो ये व्यवसाय करती हैं। आखेट हंटिंग देखें तो आखेट भी प्राचीनतम उद्यम है। विश्व में आखेट जातियों के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कनाडा के टुंड्रा और टैगा क्षेत्र की एस्किमो जनजाति, पूछता है एस्किमो जनजाति कहाँ पर है, तो कनाडा के टुंड्रा और टैगा में पाई जाती हैं और आखेट हंटिंग आज भी करते हैं। था अलास्का यानी अमेरिका में, अलास्का की अमेरिकन इंडियन आदिम जनजाति है, यानी अलास्का की क्या, अमेरिकन इंडियन आदिम जातियाँ भी यह हंटिंग करती हैं। अमेजन बेसिन की अरेमिड जनजातियाँ जीवारों, यानी वहाँ पर जनजातियाँ कौन सी, जीवारों और यागुआ, ये भी जो हंटिंग का कार्य करती हैं। इसके बाद कृषि एग्रीकल्चर देखें तो यह भी आदिम कृषि देखें तो आदिम संग्रहण, आखेट, मछली पकड़ना तथा पशुपालन के पश्चात मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम कृषि का व्यवसाय विकसित किया गया है। यानी देखें तो आदिम कार्यों में क्या है, आदिम कार्यों में यह संग्रहण, आखेट, मछली पकड़ना तथा पशुपालन के बाद देखें तो यह कृषि शामिल होता है। मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान में यह कृषि व्यवसाय संसार का प्राथमिक उद्योग बन गया है। यानी यह वर्तमान में जो है कृषि व्यवसाय संसार का प्राथमिक उद्योग है। वर्तमान में प्राथमिक जो व्यवसाय है वो कृषि है, द्वितीयक में जो आपके आते हैं वो उद्योग है, तृतीयक में सेवा है। वर्तमान में आगे में चर्चा करेंगे इसमें। इसके बाद प्रमुख कृषि प्रदेश को समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से इसमें ऐड कर लेते हैं, चूंकि ये आदिम की बात आई है तो ऐतिहासिक रूप से इसको ऐड कर लेते हैं इसमें। तो देखें जो 3 प्रकार के काल थे, यानी 3 प्रकार के, यानी प्रस्तर युग में देखें तो इसमें सबसे पहले पहला भाग पूरा पाषाण काल आता है, यानी इसमें आखेट एवं खाद्य संग्राहक मनुष्य था। इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, इसमें आखेटक एवं पशुपालक मानव बनता है। तीसरा जो आता है प्रस्तर युग में नवपाषाण काल आता है, इसमें खाद्य उत्पादक जो मानव बनता है। इसमें पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य अग्नि का आविष्कार करता है और मध्य पूरा पाषाण काल में अग्नि का व्यापक प्रयोग जो है मानव करने लगता है। आज जबकि मानव देखें तो नवपाषाण काल में खेती करना प्रारंभ करता है, यानी यहाँ खेती जो कृषि है यह भी यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि आदिम कार्य में संग्रहण, आखेट, मछली पकड़ना तथा पशुपालन के पश्चात मनुष्य क्या करता है, वह सर्वप्रथम कृषि का कार्य करता है। तो खेती करना प्रारंभ मानव जो नवपाषाण काल में करता है। और जो पशुपालन था, यहाँ देख सकते हैं जो पशुपालन था यानी आखेट था, यानी इसमें जो पशुपालन के पश्चात मानव क्या है, तो पशुपालन किसमें होता है, तो मध्य पाषाण काल में मानव जो है, मध्य पाषाण काल का जो स्थान देखें तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ एवं बागोर राजस्थान पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो यह जो है मध्य पाषाण काल में संबंधित कृषि जो नवपाषाण काल में है। और मानव जो अग्नि का प्रयोग करता है वो पहले काल में यानी निम्न पाषाण काल में करता है, लेकिन व्यापक प्रयोग जो अग्नि का वो मध्य पूरा पाषाण काल में करता है। थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से हमने ऐड कर लिया उद्योग। इसके बाद प्रमुख कृषि प्रदेश को समझ लेते हैं। तो स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को समझ लेते हैं। तो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय प्रदेशों जहां वर्ष पर्यंत उच्च तापक्रम एवं अधिक वर्षा कारण सघन वन पाए जाते हैं, वहां यही कृषि व्यवस्था मिलती है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका जैसे एग्जाम्पल ग्रुप देखिए तो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन में जो है स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पाई जाती है। अब इसमें देखते हैं जो स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वह विश्व के किन देशों में और उसका नाम क्या है। तो देखें यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि है, जैसे लदांग देखें, लदांग जो स्थानांतरित कृषि है इसका क्षेत्र कौन से क्षेत्र संबंधित है, तो विश्व में इंडोनेशिया और मलेशिया में जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम लदांग है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम मिल्पा है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि का नाम रोका है। वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि का नाम कोनको है। और उत्तर पूर्वी भारत यानी अपने देश भारत में जो है, उत्तर पूर्वी भारत मतलब जो 7 सिस्टर स्टेट हैं भारत में जो देखें तो प्राकृतिक रूप से ज़्यादा संपन्न है। उत्तर भारत का जो 7 सिस्टर स्टेट हैं वहाँ पर जो होती स्थानांतरित कृषि का नाम झूम है। और देखें यहाँ पर जो मैडागास्कर है जो कि एक सबसे बड़ा द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप का, इसमें मैडागास्कर में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसका नाम टावी है। और फिलीपींस जो कि यह देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया का देश फिलीपींस है, यहाँ जो स्थानांतरित कृषि होती है उसका नाम किगिन है। और इसके बाद जारे एवं मध्य अफ्रीका में देखें जो स्थानांतरित कृषि होती है उसका नाम मशोल है। इसके बाद जावा एवं इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका नाम हुमा है। और म्यांमार जो बर्मा है वहाँ पर स्थानांतरित कृषि का नाम तुंग्या है।
और श्रीलंका में देखें जो स्थानांतरित कृषि का नाम चिन्या है, यानी चिन्ना है। श्रीलंका जो है यह देखें तो एशिया में सबसे बड़ा द्वीप है, यानी हिंद महासागर में देखें तो सबसे बड़ा द्वीप यहीं जो है श्रीलंका है। और यहाँ पर स्थानांतरित कृषि का नाम चिन्ना, ऊपर हम इसको देख चुके हैं। इसके बाद पश्चिमी अफ्रीका में देखें जो स्थानांतरित कृषि उसका नाम लागन है। इसके बाद जीविका कृषि यानी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को देखें तो ये एशिया की मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, जैसे भारत, बांग्लादेश तथा चीन आदि में। यानी एशिया की मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों जिसमें अपना देश भारत शामिल है, जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, जैसे भारत, बांग्लादेश तथा चीन में जो है जीविका कृषि है। इसके बाद वाणिज्यिक कृषि देखें कमर्शियल एग्रीकल्चर, तो इससे क्या संबंधित है? इस कृषि में खाद्य तथा अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यानी कमर्शियल में क्या होता है, इसमें खाद्य भी रहेगी, अखाद्य भी, दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती है। व्यापार इस कृषि का प्रमुख उद्देश्य होता है, ये मुख्यतः विकसित देशों में की जाती है। गेहूं की वाणिज्यिक कृषि यानी गेहूं की वाणिज्यिक कृषि शीतोष्ण घास के मैदानों जिसमें स्टेपी, प्रेरी, वेल्ड्स, पंपास में की जाती है। इस कृषि में प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। यानी गेहूं की वाणिज्यिक कृषि कहाँ पर की जाती है? शीतोष्ण घास के मैदान में की जाती है। और शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? स्टेपी है, प्रेरी, वेल्ड है, पंपास है। व्यायाम के दृष्टिकोण से ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर पूछा जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो उसको देखें। जो प्रेरी है, प्रेरी यूएसए और कनाडा में यह जो घास पाई जाती है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, और यह वाणिज्यिक गेहूं की खेती के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद देखें तो स्टेपी के बाद प्रेरी आता है, यानी हमने प्रेरी को देखा। प्रेरी जो है यह यूएसए और कनाडा में पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास। स्टेपी देखें तो स्टेपी जो है यह एशिया के, देखें स्टेपी जो है एशिया में, स्टेपी जो घास है यह एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूनिया प्रदेश में जो स्टेपी जो है शीतोष्ण घास भूमियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद वेल्ड देखें, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और पंपास देखें तो अर्जेंटीना में पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। और यहाँ पर होता क्या है, तो गेहूं की वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल एग्रीकल्चर आप वीट, गेहूं की कमर्शियल खेती की जाती है। और ये घास शीतोष्ण घास भूमियाँ एग्जाम पूछ देता है कि ये शीतोष्ण घास भूमियाँ, पूछता है कौन सी शीतोष्ण घास भूमियाँ हैं, तो ये रहेंगे। और कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसको ध्यान रखना है। यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ भी पाई जाती हैं, तो यहाँ पर उसको भी चर्चा कर लें। तो शीतोष्ण को देखा हमने, यह है। और कहाँ पाई जाती है उष्णकटिबंधीय घास भूमि में देखें तो समाना अफ्रीका में पाई जाती है, कंबोज जो है ब्राजील में पाई जाती है, और लानोस जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ पाई जाती हैं। और हमने देखा कि जीविका कृषि के अंतर्गत जो मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश और चीन शामिल हैं, जो कि मानसूनी जलवायु पर आधारित है। अभी देखें तो हमने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में जो है 20 जून को जो है यहाँ मानसूनी वर्षा शुरू हो गई है। और अपने देश भारत में जो है वह देखें तो प्रथम लक्षद्वीप, केरला इत्यादि में जो है इस वर्ष जो है सबसे पहले यानी लगभग जो 20-15 दिन पहले ही मानसून पहुंच चुका था। हालांकि इसमें पुनः 21 दिन की देरी के बाद जो है भारत के संपूर्ण क्षेत्रों को मानसून कवर करने वाला है। यानी भारत के पूरे भारत में जो है मानसून अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। कुछ दिनों में पूर्णतः यह सक्रिय हो जाएगा पूरे भारत में देखें तो जो कृषि है भारत में, जो कृषि वो मानसून का जुआ कहा जाता है। यानी जो भारत में कृषि वो मानसून के जुआ के रूप में कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जीविका कृषि जो है भारत, बांग्लादेश और चीन में है। बांग्लादेश भी भारत का एक अंग था, लेकिन अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियों के अंतर्गत देखें तो 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा कर दिया गया था और पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना था। और भारत जो 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो पुनः 1971 में जो पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। तो यहीं पूर्वी पाकिस्तान जो है 1971 में जो भारत साथ युद्ध करने के बाद पाकिस्तान को जो है अपना एक भाग खोना पड़ा, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। और यहाँ भी चूँकि भारत की सारी स्थितियाँ उपलब्ध हैं, तो यहाँ मानसूनी जलवायु के कारण यहाँ जीविका कृषि की जाती है। हालांकि जीविका कृषि देखें तो जो भारत का जो अखंड भारत था उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो वहाँ पर भी जीविका कृषि भी की जाती है, क्योंकि वो भारत से अलग नहीं था। भले वो सीमाएं बांट दी जाए, लोग बढ़ जाएं, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से वह भारत का अंग ही है। यानी वहाँ पर भी भारत जैसी जलवायु है। हालांकि भारत अपने आप में विविधता में एकता धारण करता है। यहाँ पर सभी प्रकार के कटबंध और जो मौसम पाए जाते हैं। यानी अपने देश भारत के बारे में हमने देखा था, यहाँ विश्व के सभी जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। और ये सारी जानकारी भारत के बारे में दे दिया था। इंडोनेशिया के बारे में जानकारी, और जो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है, इसके बारे में भी जानकारी पूरे लेक्चर में दिया था। इसका विस्तार नहीं करते हैं, हालांकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए इसको संक्षेप में समेटने का प्रयास करते हैं। देखिए इसके बाद रोपण या बागवानी कृषि, रोपण या बागानी कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत देखिए इसमें नकदी फसलें उगाई जाती हैं। इस कृषि में भारी मात्रा में पूंजी निवेश या उद्योगों के समान बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह कृषि मुख्यतः अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जैसे चाय की, कहवा की, कोको की, गन्ना की, मसाले की, रबड़ की। यानी सारी जो ये फसलें हैं यह बागानी कृषि है और ये नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। तो यह इसको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद देखते हैं गहन कृषि यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या है। कम क्षेत्र में यांत्रिक विधियों द्वारा अधिक मात्रा में उपजाई जाने वाली फसलों को गहन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। और
ये प्रकार शामिल हैं। इसमें कितने प्रकार की जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर उसको आगे देखते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि क्या होता है, कम क्षेत्र में यांत्रिक विधियों अधिक मात्रा में उपजाए वाली फसलों को गहन कृषि कहते हैं। इसमें इसके पार्ट ग्रुप में देखें तो विशिष्टीकृत उद्यान कृषि इसी का एक पार्ट है, यानी स्पेशलाइज्ड हार्टिकल्चर। इसके अंतर्गत देखें तो इस कृषि के अंतर्गत सब्जी, फल, फूल का उत्पादन सम्मिलित है, जो लगभग सभी देशों के औद्योगिक एवं शहरी विकास की देन है। इसमें खेत का आकार छोटा होता है। इसमें कृषि में श्रम एवं पूंजी की अधिकाधिक विनियोग होता है। इस पद्धति में कृषि गहनता सर्वाधिक होती है। ध्यान देना, इस पद्धति में कृषि गहनता क्या सर्वाधिक होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? अमेरिका में विशिष्टीकृत उद्यान कृषि से, और उसके अंतर्गत सब्जी, फल, फूल इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद मिश्रित कृषि देखते हैं। भारत में जो है मिश्रित कृषि है, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था भी पाया जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसके देखें, मिश्रित कृषि में फसलें उगाने तथा पशुओं को पालने का कार्य एक साथ किया जाता है। ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह मिश्रित बुआई से भिन्न है। ध्यान देना कि मिश्रित बुआई से भिन्न है। मिश्रित कृषि और मिश्रित बुआई अलग अलग चीज़ें हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पर जो होगा, कृषि के साथ साथ उद्योग सेवाएं भी भारत में सम्मिलित हैं, इसलिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित कृषि और मिश्रित जो आपका बुआई है, दोनों भिन्न है, इसको याद रखना है। मिश्रित बुआई में एक ही खेत में एक ही समय पर कई फसलें बोई जाती हैं, यानी मिश्रित बुआई में एक ही खेत में एक समय कई फसलें बोई जाती हैं। इस कृषि में फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य किया जाता है। इसमें देखें कि जो है कृषि में फसलें उगाने के साथ जब पशुपालन का भी कार्य किया जाएगा तो वह आपका जो है मिश्रित कृषि कहा जाएगा। यह कृषि यूरोप में, ध्यान देना है कि यह कृषि यूरोप में आयरलैंड से रूस तक, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, अर्जेंटीना के पंपास आदि में की जाती है। तो इस प्रकार से देखें, सॉरी इसमें करेक्शन कर लेते हैं। मिश्रित कृषि जो है भारत में तब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित बुआई भी भारत में, लेकिन मिश्रित कृषि यहाँ पर नहीं है। जिस रूप में व्यापक रूप से यह नहीं, जिस हिसाब से व्यापक तौर पर यूरोप में आयरलैंड से रूस तक है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, अर्जेंटीना के पंपास आदि में की जाती है, व्यापक तौर पर की जाती है यह कृषि। इसके बाद पारंपरिक कृषि के विशेष प्रकार देखें तो इसकी कुछ अन्य कृषि पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे विटीकल्चर। अंगूरों के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन की कृषि विटीकल्चर कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटीकल्चर क्या है? अंगूरों के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन कृषि विटीकल्चर कहलाती है। पीसी कल्चर देखें तो व्यापारिक स्तर पर मछली पालन, यानी पीसी कल्चर क्या है? व्यापारिक स्तर पर मछली पालन की क्रिया से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, यानी विटीकल्चर और पीसी कल्चर। आगे इसमें इसी तरह से होगा सेरिकल्चर। ये भी एग्जाम पूछता है, तो व्यापारिक स्तर पर रेशम उत्पादन संबंधित सेरिकल्चर करते हैं। हार्टिकल्चर देखें, व्यावसायिक स्तर फल उत्पादन से हार्टिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर देखें तो व्यावसायिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए जो होगा एपीकल्चर होगा। इसके बाद फ्लोरिकल्चर, एक एग्जाम पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्लोरिकल्चर, व्यावसायिक स्तर फूलों कृषि के लिए। यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ओलिवरीकल्चर देखें, ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जमीन पर पैदा होने वाली सब्जियों के व्यावसायिक कृषि, यानी जमीन पैदा होने वाली सब्जियों के व्यावसायिक कृषि के लिए ओलिवरीकल्चर कहा जाता है। अब इसमें देख लेते हैं, यह है आपके विश्व की प्रमुख फसलों को आप देखते हैं। तो सबसे जो विश्व की पहली प्रमुख फसल उसमें चावल है। चावल देखें तो यह है। भारत के संदर्भ में देखें, चावल जो है विश्व में दूसरे स्थान पर चावल उत्पादन में है। हालांकि गेहूं के उत्पादन में भी भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है। और इसमें हम चावल को लेकर चलते हैं। चावल देखें तो यह उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है, यानी इसकी जलवायु याद रखना है कि उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल। इसका तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वर्तमान में देखें तो ये चावल की कृषि का जो भारत में चल रहा है, देखें अपने उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो पहले स्थान पर है। तो जो यहाँ देखें चावल की नर्सरी जो किसान है वो लगा रहे हैं, इसके बाद रुपाई करेंगे, क्योंकि ये देखें तो चतुर्मास के अंतर्गत जो वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई, इस 4 महीने में जो किसान है, भारतीय किसान है, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में चावल का उत्पादन करेंगे। हालांकि देखें पश्चिम बंगाल इत्यादि जो बिहार के कुछ और पार्ट हैं, वहाँ पर वर्ष भर जो चावल खेती किया, क्योंकि वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। वजह यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत का यदि मैप हम देखें तो ये वेस्ट बंगाल या आपका है, वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश का पूर्वी पार्ट आता है। तो मानसून जो वेस्ट बंगाल से दक्षिण पश्चिम मानसून चलेगी, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं आपके वेस्ट बंगाल करेगी, उड़ीसा करेगी, फिर इसके बाद बिहार करेगी, झारखंड करेगी, इसके बाद उत्तर प्रदेश इत्यादि पहुँचती है। इसमें सबसे ज़्यादा देखें तो क्रम से ही यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा वेस्ट बंगाल में होती है, इसलिए यहाँ चावल सर्वाधिक होता है। इसके बाद बिहार का पूर्वी भाग में होता है। इस तरह से वर्षा की मात्रा घटती जाती है, चावल का पैदावार की मात्रा भी कम होती जाती है। सबसे चावल पैदावार वेस्ट बंगाल में होता है। तो इस प्रकार से देखें यहाँ पर यह आपका है, इसकी कृषि मानसूनी जलवायु वाले देशों में होती है। यानी इसकी कृषि कहाँ पर होती है? इसकी कृषि मानसूनी जलवायु वाले देशों में होती है। मानसूनी का मतलब मानसून से वर्षा होती है और मानसूनी जलवायु वर्षा होती है। मानसून की बात आ ही गई है तो मानसून का थोड़ा समय लेते हैं। देखें भारत में मानसून उन ग्रीष्मकालीन हवाओं कहते हैं जिनमें वर्षा होती है। यानी भारत में या भारतीय महाद्वीप में या चाइना इत्यादि में हमने देखा है कि जो भारत में मानसून जो होता है उन ग्रीष्मकालीन हवाओं कहते हैं जिनमें वर्षा होती है। ये हवाएं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर से होकर आती हैं। इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम एवं, यानी इनकी दिशा ध्यान रखना है कि मानसूनी हवाओं की दिशा, इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर
इनकी दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम जाना जाता है, एवं दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इस कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्मकाल में मानसून हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ध्यान देना है कि ग्रीष्मकाल वर्तमान में जो है मानसूनी हवाएं कहाँ चलती हैं? सागर से स्थल की ओर चलती हैं। दिशा बदलने के कारण प्रथम को यानी देखें तो जो ग्रीष्मकाल है, ग्रीष्मकाल में मानसून हवाएं कहाँ चलेंगे? स्थल से सागर की ओर चलेंगे, एवं शीतकाल में जो है स्थल से सागर की ओर चलेंगे। यानी जब शीतकाल आ जाएगा भारत में तो ये स्थल से जो है सागर की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे मानसूनी हवाएं। दिशा बदलने के कारण प्रथम का नाम जो है दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून है। यानी द्वितीय का नाम जो इसमें उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून कहते हैं। यानी हिंद महासागर में दिशा बदलने की जो ये घटना होती है हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं में ही होती है। यानी याद रखना है कि जो ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाएं होती हैं वह सागर से स्थल की ओर चलती हैं, इसलिए इनको जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दूसरी दिशा में जब शीतकाल में ये स्थल से सागर की ओर चलती हैं तो इनको जो है उत्तर पूर्वी मानसूनी या लौटता मानसून कहते हैं। सागरीय धाराओं का वर्ष में 2 बार दिशा बदलना केवल हिंद महासागर में होता है। मानसूनी हवाओं के नाम पर उत्तरी हिंद महासागर की इस धारा को मानसून धारा कहते हैं। विस्तार कर लिया। इसमें देखें हमने कि इसकी कृषि मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों की जाती है, इसलिए एशियाई संस्कृति को चावल की संस्कृति कहा जाता है। चावल की कृषि हेतु उपजाऊ दोमट मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी चावल की कृषि हेतु उपजाऊ दोमट मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र को हम देख सकते हैं। याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जबकि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीनतम साक्ष्य में देखें तो नवपाषाण काल में हमने देखा कि जो है मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में जो कोल्डिहवा वहाँ से प्राचीनतम जो चावल उत्पादन का साक्ष्य मिला है। सर्वप्रथम चावल उत्पादन का साक्ष्य यहीं से कोल्डिहवा से मिला है। जबकि हमने देखा कि जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र से गेहूं व जौ की खेती तथा भेड़ व बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य नवपाषाण काल में मिलता है। चलिए इसको ऐतिहासिक रूप से देखकर भौगोलिक रूप से देखते हैं। इसमें तो चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र को देखें तो इसमें विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन जो है चीन करता है। तो देखें और ये एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। और इसमें देखें प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में दक्षिण व मध्य चीन में यांगसी नदियों की घाटी व डेल्टा था जेचुआन क्षेत्र है। विशेष विवरण क्या है? यह संसार में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर विश्व का लगभग 36% चावल का उत्पादन होता है। भारत में देखिए अपने देश भारत में तो इसमें पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी भारत में वर्तमान देखते हैं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें जो है यह चावल उत्पादक देखें तो यह आपके जो है प्रदेश हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 28 में से जो है 12 जो प्रदेश हैं उसमें मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। इस विशेषता देखें तो यहाँ विश्व का 27% यानी 36 से 27 है, यानी देखें 9% कम है चाइना से। यहाँ विश्व का लगभग 27% चावल उत्पादित होता है। चावल की मांग अधिक होने की से चावल आयात किया जाता है। यानी यहाँ पर आबादी विश्व में वर्तमान देखें तो 2024 अक्टूबर 2024 के हिसाब से अक्टूबर 2024 में यूएनओ के डाटा के हिसाब से भारत जो विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश हो चुका है। चाइना से कुछ लाखों में जो भारत अधिक आबादी हो चुकी है। तो चावल का अधिक उत्पादन होने के बावजूद भी यहाँ मांग जो ज़्यादा होने से चावल का आयात यानी भारत चावल का इम्पोर्ट करता है। इसके बाद इंडोनेशिया देखें तो यह भी एशिया महाद्वीप का द्वीप है। हमने देश से इसको हमने देख लिया था। यानी एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश जो है यानी एशिया में जो है सर्वाधिक चावल होता है। तो यहाँ तीनों प्रमुख देशों एशिया के इसमें देखें चावल के जावा, बोर्नियो, सेल्वी, सुमात्रा में यहाँ विश्व का 8.5 से 8.5% चावल पैदावार होता है। बांग्लादेश देखें तो यह खुलना, जयसोर, ढाका, मयमनसिंह, नारायणगंज इत्यादि क्षेत्र इसके यह विश्व का 5% चावल उत्पादन करता है। यहाँ वर्ष भर चावल की 3 फसलें उत्पन्न की जाती है। जापान देखें तो यहाँ पर शिटोउची शिकोकू द्वीप में चावल का उत्पादन होता है। यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है। यहाँ की जापानी विधि का खेती विख्यात है। फिलीपींस देखें तो यह मध्य व दक्षिण लूजो, दक्षिणी पैनी, सेबू, स्लेटो और नगरोस में की जाती है। यहाँ की कुल कृषि योग्य भूमि के आधे भाग पर चावल उगाया जाता है। यूएसए यानी अमेरिका, ये सारे एशिया के देश थे। अब चलते हैं जो उत्तरी अमेरिका में देश यूएसए है, यानी विश्व का सबसे शक्तिशाली देश वर्तमान में, और यहाँ सबसे सशक्त जो है विश्व में यानी $29 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, विश्व में पहले स्थान पर है यूएसए। तो दक्षिण पूर्व यहाँ पर जो अमेरिका के क्षेत्र में देखें तो दक्षिण पूर्व टेक्सास और दक्षिण पश्चिमी लुसियाना का समुद्री तट, मिसिसिपी राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग और कंकास्ता कैलिफोर्निया में संक्रामेंटो घाटी जो चावल के लिए मशहूर है। यहाँ पर चावल बोने से यहाँ पर चावल बोने से कटने एवं साफ होने तक का समस्त कार्य मशीनों से किया जाता है। कैलिफोर्निया में चावल सिंचाई द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कैलिफोर्निया में चावल जो है सिंचाई द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब इसके बाद गेहूँ देख लेते हैं। ये विश्व में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है। यानी गेहूँ जो है विश्व में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है। शीत कटिबंधों से लेकर उष्णकटिबंधीय यानी शीत कटिबंधों से लेकर उष्णकटिबंध तक गेहूं की कृषि की जाती है।
इसके लिए वर्षा जो है 50 से 80 सेंटीमीटर और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए, यानी तापमान काफ़ी कम होना चाहिए। इसलिए भारत में जो है वो शीतकाल में इसकी जो है बुआई की जाती है और ग्रीष्मकाल की शुरुआत में इसकी जो है कटाई की जाती है। यानी देखें तो यह जो है नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर में बोई जाती है भारत में और जो है फरवरी, मार्च में काट ली जाती है गेहूं की फसल। भारत में देखें वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन चीन करता है, जबकि निर्यात रूस करता है। यूक्रेन को गेहूं के उत्पादन के लिए रोटी की डलिया विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। अभी देखें तो रूस और यूक्रेन बीच युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस में जो है विवाद कारण 2-3 साल से जो है युद्ध चल रहा है, इसलिए वहाँ जो है इस प्रकार का जो घटनाक्रम है या उत्पादन है वो प्रभावित हो रहा है। रूस का तेल और यहाँ पर जो है विश्व का अन्य कटोरा जो रोटी की डलिया इत्यादि प्रभावित हो रहा है युद्ध के कारण। तो यहाँ पर देख सकते हैं विश्व में देखें तो काफ़ी संकटग्रस्त जो क्षेत्र है उसमें जो है यह रूस और यूक्रेन का युद्ध है। इसके बाद देखें तो ईरान और इजराइल का भी युद्ध वर्तमान में है। इसके बाद कुछ दिन पूर्व भारत और पाकिस्तान में भी विवाद के कारण जो है गंभीर बातें हो रही थी कि जो है तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसका समाधान होना आवश्यक है, अन्यथा तृतीय विश्व युद्ध में संपूर्ण रूप से नष्ट होने की संभावना, जैसा कि दुनिया ने 2 विश्व युद्धों के बीच अपना जीवन काट चुकी है, यानी देख चुकी है, और वे दोनों ही भयानक रहे। तृतीय विश्व युद्ध की नौबत न हो, ऐसा विश्व के सारे जिम्मेदार देशों शक्तिशाली लोगों को लेकर चलना चाहिए मानवता की रक्षा के लिए। दुनिया का 25% गेहूं निर्यात रूस और यूक्रेन मिलकर करते हैं। दुनिया का जो 25% गेहूं निर्यात रूस और यूक्रेन मिलकर करते हैं। और गेहूं उत्पादन में दूसरा जो सबसे बड़ा राष्ट्र है वह भारत है। तो गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को इसमें देख लेते हैं। तो यहीं चीन और भारत में पहले दूसरे स्थान पर है। उत्तरी भाग में यानी इसका क्षेत्र कौन सा, उत्तरी भाग में विशाल मैदान, वीहो घाटी, यांगशियांग, मिकांग नदियां घाटियां हैं। विश्व में गेहूं उत्पादन देशों में चीन प्रथम स्थान पर है। भारत में गेहूं का अधिकांश उत्पादन उत्तरी भारत में होता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। इसके बाद देखें तो यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात का उत्तरी भाग प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर गेहूं की अधिकांश सिंचाई भू जल सुविधाओं से किया जाता है, यानी भूमि में जो जल सुविधा है उससे किया जाता है सिंचाई। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बारे में देखें तो बसंतकालीन पेटी में प्रेरीज के उत्तरी भाग में डेकोटा, मोन्टाना और मिन्निसोटा तथा शीतकालीन पेटी में कंकास, ओक्लाहोला, नेब्रासा, टेक्सास, ओहियो, इलिनोस, इंडियाना। इसके अतिरिक्त मिसौरी क्षेत्र, कोलंबिया पठार के क्षेत्र, कैलिफोर्निया प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ विश्व का 10% गेहूं उत्पादित होता है, तब बड़े पैमाने पर गेहूं का व्यावसायिक कृषि निर्यात किया जाता है यूएसए में। इसके बाद CIS देखें तो काला सागर के उत्तर में यूक्रेन प्रदेश तथा साइबेरिया के स्टेपिज प्रदेश, कैस्पियन सागर तथा काले सागर पर मध्य भाग एवं पूर्व क्षेत्र इसमें है। यहाँ गेहूं की शीतकालीन एवं वसंतकालीन दोनों पेटियां पाई जाती हैं। यहाँ पर मैदान में गेहूं की व्यापक कृषि की जाती है। इसके बाद फ्रांस में पेरिस बेसिन, क्विटो बेसिन, फ्रांस की कुल कृषि युग भूमि के 1/2 भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। कनाडा देखें तो यहाँ पर प्रेरी घास के मैदानों में सचेकुआन, अल्बर्टा, मनीबोटा, विनिपेग प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ गेहूं की फसल 100 दिन में तैयार हो जाती है। यहाँ गेहूं का निर्यात किया जाता है। कनाडा से ऑस्ट्रेलिया देखें, मरे डार्लिंग नदियों का बेसिन और दक्षिण पश्चिम तटीय भाग में गेहूं खेती की जाती है। दोनों ही गेहूं उत्पादक क्षेत्र भूमध्य जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रेलिया गेहूं का मुख्य निर्यातक देश है। अर्जेंटीना में देखें तो अर्जेंटीना में पंपास के मैदानी क्षेत्र गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पंपास के पश्चिम भाग में विस्तृत अर्धचंद्राकार गेहूं की पेटी। हमने देखा था कि जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें पंपास था, जो अर्जेंटीना में एक गेहूं के लिए मशहूर है या विश्वविख्यात है। यहाँ पर कृषि यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ये अपने गेहूं उत्पादन 60% भाग निर्यात करता है अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। इसके बाद पाकिस्तान को देखें तो यह पाकिस्तान देखें, यहाँ पर पश्चिमी पंजाब जो कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज नदियों द्वारा सिंचित है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। CIS में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में यह रूस था, उससे अलग हुए देशों का संगठन यहाँ गेहूं को उत्पादन किया जाता है। इसके बाद मक्का आता है। मक्का के अंतर्गत देखें तो गेहूं और चावल के बाद मक्का तीसरी महत्वपूर्ण फसल है, जिसका विकसित देशों द्वारा पशु चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि अविकसित और विकासशील देशों में लोगों का प्रमुख भोजन है। विकसित देश क्या करते हैं, इसे पशु चारा के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि जो अविकसित देश और विकासशील देश यहाँ प्रमुख भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके लिए 18 से 27 डिग्री तापमान तथा 50 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है मक्का के लिए। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें तो यूरेशिया, यानी यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जौ के रूप में यहाँ पर मक्का के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र को यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखें देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, पेंसिल्वेनिया, केंटुकी, कनेक्टिकट, मिसौरी, ओहियो आदि में जो है मक्का उत्पादन किया। चीन में देखें तो जेजुआन बेसिन, कैटन डेल्टा मध्यवर्ती मैदान, यांगत्से बेसिन। ब्राजील में देखें तो यह है मिनास गेरास, साओ पाउलो, रियो ग्रांडे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में देखें तो स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, उत्तरी अफ्रीका, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला की उच्च भूमि। इसके बाद जई ओट्स देखें तो इसकी कृषि मुख्य रूप से यानी जो जई है या ओट्स है, इसकी कृषि मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में केंद्रित है। इसके लिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 50 से 80 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं के लिए तापमान आवश्यकता, वैसे यहाँ पर जई के लिए भी है। इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र यूरेशिया के गेहूं क्षेत्र के उत्तर में पाया जाता है।
इसमें आयरलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन तथा नॉर्वे के प्रमुख उत्पादक हैं। जौ देखें, बार्ले में इसकी खेती कम वर्धन काल वाले उच्च अक्षांश ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। इसका उपयोग भोजन के अतिरिक्त शराब बनाने में, यानी जौ का उपयोग जो होता है, इसका उपयोग भोजन के अतिरिक्त शराब बनाने में किया जाता है। इसकी कृषि देखें तो मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तुर्की, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं कैलिफोर्निया में की जाती है। राई देखें तो गेहूं की तुलना में सस्ता होने के कारण गरीब लोग इसका प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। राई का भूतपूर्व सोवियत संघ, पोलैंड एवं चेकोस्लोवाकिया में इसकी खपत अधिक है। जर्मनी राई का प्रमुख उत्पादक देश से। कपास, कॉटन देखें तो इसकी कृषि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश में की जाती है। इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस बार देखें तो जो 22 दिसंबर 2025 को अपर पीटी एग्जाम कराया गया था यूपीपीएससी द्वारा, उसमें यह कपास के लिए जो है स्थितियों का पूछा था कि इसके लिए तापमान कितना आवश्यक है, तो इसको यहाँ देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र को यहाँ देख लेते हैं। देश से प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और विशेष विवरण इसमें दिया गया है।